और चलिए अब आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। शुरुआत ईशा आपसे करते हुए, अगर पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, आज की जो बड़ी खबर है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार की नीतियों से। बीजेपी का यहाँ पर आरोप है कि केंद्र सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उसे चलाने के लिए अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंजाब में जो चलाया गया था उसे फिलहाल पुलिस के माध्यम से पंजाब सरकार ने रोक दिया है। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। थोड़ी ही देर में पंजाब राजभवन में गुलाब चंद कटारिया, जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करने वाला है। पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच रहा है। और इसमें देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की जो जनहितकारी योजना है, चाहे किसानों के संबंध में बात करें, किसान सम्मान निधि की बात हो या आयुष्मान भारत की बात हो, जो स्वास्थ्य को लेकर चलाई गई है, उज्ज्वला योजना या मुफ्त राशन देने की योजना हो, इसके संबंध में जो अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा था, इसमें लोगों के घर घर जाने का काम बीजेपी कर रही थी और जो लोग पंजीकृत नहीं हैं उनके पंजीकरण का काम भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो करते नजर आ रहे थे। 39 जगहों पर बीजेपी का ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अब बीजेपी ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर मान सरकार पर लगाया है कि केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को पंजाब की जनता तक न पहुंचने दिया जाए, इसको लेकर इसे रोक दिया गया है और इसमें सहारा पुलिस का लिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि ज्ञापन जब सौंपा जाएगा राज्यपाल को तो राज्यपाल की तरफ से किस तरीके का आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है। और पहले से ही, क्योंकि अगर मान सरकार की बात करें तो उनका आरोप है कि क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बीजेपी की तरफ से उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ऐसे फंड है जो केंद्र सरकार ने रोके हैं, दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं को ही यहाँ पर रोकने का काम किया है, ऐसे बीजेपी के आरोप हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है आगे और भी तेज हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन जिस तरीके से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है, उससे लगातार ऐसा लग रहा है कि अब जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चलती हुई नजर आ रही हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं वो भी तेजी से पंजाब में बदलते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो कल से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, मॉनसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। सदन की कार्रवाई हालांकि दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सुबह 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हरियाणा विधानसभा में होगी और उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे और बीएमसी के जो मेंबर हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। लेकिन अभी तक का जो टेंटेटिव शेड्यूल मॉनसून सत्र को लेकर आया है उसके मुताबिक 26 तारीख तक, 26 अगस्त तक ये सत्र चल सकता है। लेकिन अवधि को लेकर विपक्ष एक बार फिर से मुखर हो सकता है। तो माना जा रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में या फिर 26 तारीख को सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए, कांग्रेस पर भी लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुख्य विपक्ष पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है। लेकिन अभी तक आज देखिए 21 तारीख है, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है वो अभी तक कांग्रेस चुन नहीं पाई है। आज रात तक क्या चुन लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई गुटों में इस वक्त कांग्रेस बटी हुई है, जिसमें कुमारी शैलजा, जो कि राज्यसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा सांसद हैं सिरसा से कांग्रेस की, उनका एक अलग से गुट है। उनके गुट के कई विधायक हैं जो नहीं चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के 20 से करीब ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन ये चौथा सदन हो, विधानसभा का सत्र होगा जिसमें बिना नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस उतरने वाली है, क्योंकि फिलहाल अभी किसी तरीके की सुगबुगाहट नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा। लेकिन देखना है कि जिस तरीके से केंद्र, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से बैठक बुलाई गई है 24 तारीख को दिल्ली में जिला अध्यक्षों की, तो ऐसे में उससे पहले क्या नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर चुन लिया जाता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। और तीसरी बड़ी खबर की यहाँ पर बात करें, देखिए आज फिलहाल मौसम यहाँ पर साफ है और किसी तरीके का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जारी नहीं किया गया है। लेकिन कल से एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी है। 23 अगस्त की बात करें तो भारी बारिश की चेतावनी
हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में जारी है। लेकिन पंजाब के 6 जिले बहुत ज़्यादा इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। उसके चलते जो पंजाब के बांध हैं उसमें जो पानी है वो बढ़ गया है, जिसके चलते जो फ्लड गेट्स हैं वो लगातार खोले जा रहे हैं, जिसके चलते फाजिल्का की बात करें या फिरोजपुर की, कपूरथला, तरन तारन, ये वो जगह हैं, और गुरदासपुर जहां पर स्थिति इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है, और वहां पर कई एकड़ फसल भी इस वक्त नष्ट हो चुकी है, और साथ ही साथ लोगों के व्यवसाय में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। घर बार की अगर बात करें वो भी डूब गए हैं, और आज मान सरकार की तरफ से अपने मंत्रियों की ड्यूटी भी इन जगहों पर लगाई गई है जो लगातार प्रभावित एरिया हैं, और वहां पर राहत और सामग्री, वहां पर जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहाँ पर सौंपने का काम करेंगे। लेकिन चिंता का जो विषय है वो ये है कि कल से फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर कल से 25 तारीख तक के लिए जो अलर्ट जारी है बारिश का, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पंजाब के लिए स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर हो जाएगी, क्योंकि पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान में जो कच्चे बांध भी बनाए गए हैं सतलुज दरिया पर, उनके टूटने से जो फिरोजपुर का इलाका है वो पूरी तरीके से डूब गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल का पानी भी बाढ़ की एक समस्या यहाँ पर क्रिएट कर रहा है पंजाब के लिए। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो बांध टूटकर पानी फिरोजपुर की तरफ आया है, उससे जो सरहदी इलाके हैं वो फिलहाल डूबे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मौसम साफ नहीं रहता है तो पंजाब के लिए कहीं ना कहीं परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी बिल्कुल, और तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया ईशा। अब राजकुमार आपका रुख करते हुए हमारे साथ यूपी के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजकुमार, अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़े अपडेट्स आज के? देखिए भारती, इस समय उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर पूरी राजनीतिक सरगर्मी तेज है, और आज अगर बात करें तो मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आज 21 तारीख है, और आज किस तरीके से सदन चलेगा, सदन में क्या कार्रवाई होती है, इस पर मुझे लगता है कि पूरे देश की और पूरी दुनिया की निगाह होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं आज वो अपना नामांकन 11:30 बजे के आसपास जाके सेंट्रल हॉल में करेंगे। 80 उनके प्रस्तावक हैं और 80 अनुमोदक हैं। अगर उनके अनुमोदक और प्रस्तावकों की बात की जाए तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सोनिया गांधी, ऐसे नाम उसमें शामिल है। जिस तरीके से कल एनडीए के उम्मीदवार ने अपना नामांकन जो दर्ज किया उसमें प्रधानमंत्री मुख्य प्रस्तावक के तौर पर थे। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षरों के साथ उन्होंने अपना नामांकन किया है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव अगली 9 तारीख को होना है। किस तरीके से आगे इसका चुनाव प्रचार चलेगा, लोगों से किस तरीके से संवाद किए जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके आसपास मुझे लगता है देश घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन आज क्योंकि मानसून सत्र है और 140 करोड़ की आबादी का देश है हिंदुस्तान, उसमें अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के हक हकूक़ों के लिए जो संसद भेजे जाते हैं वो सांसद किस तरीके से अपना आचरण रखते हैं। कल जिस हालात और परिस्थितियों में संसद चली और संसद में जो हंगामा हुआ, उस हंगामे को लेकर तमाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो सांसद हैं, वो अपने अपने बयान दे रहे हैं। कुछ लोग इसको बेहतर बता रहे हैं, कुछ लोग लोकतंत्र की व्यवस्था के तौर पर बता रहे हैं। अगर और बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जज रहे हैं बी सुदर्शन, उन्होंने जो एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो सदन आवारा हो जाता है। तो इस तरीके की जो बयान हैं, इन बयानों को कहीं ना कहीं राजनीतिक घटकों में इस तौर पर देखा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इस बार बड़ा कांटे का होगा। कैसे होगा, किस हालातों में होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके आसपास मुझे लगता है देश घूमता हुआ दिखेगा। और एक बड़ी खबर की बात कर लें तो इस समय टैरिफ को लेकर जिस तरीके के हालात परिस्थितियां बने हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से अपना रवैया अपनाया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उसका दबाव लगातार बन रहे हैं। उनके राजदूत, उनके और जो सीनेट है वो उन पर प्रेशर बनाने का प्रयास करें, उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि भारत की हमें आवश्यकता है। यदि भारत से हम लोग दूर जाएंगे, भारत से अपने दोस्ती के रिश्ते खराब करेंगे तो निश्चित तौर पर चीन मजबूत होगा।
इसको लेकर पूरी दुनिया में एक नया जो आचरण है, एक नई जो व्यवस्था है वो बन रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो आंतरिक जो बयानबाजी है उसमें शुरू हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर माना जाता है। और इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। अगर उन्हीं के सांसद, उन्हीं के जो सीनेटर हैं, उन्हीं के राजदूत हैं, वो देश के हित में उनको एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत इस समय बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत के साथ हमें व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो अपने बनाए रखने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत मजबूत होगा और जो चीन है, चीन के साथ उसके रिश्ते निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। चीन हमारा पड़ोसी देश है, हमारे रिश्ते कभी भी चीन से बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं। और अगर बात करें भारतीय, तो मोहब्बत और जंग में एक चीज़ ज़रूर होती है कि 2 कदम पीछे हटते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। और ये अब मुझे लगता है कि अमेरिका को समझ में आ रहा है और अमेरिका के जो राजनयिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाने का प्रयास करें कि जो टैरिफ का दौर है, इस टैरिफ के दौर से बाहर निकलिए। और एक दुनिया की बड़ी खबर अगर निकल के आ रही है, रूस के साथ हमारे जो सैन्य जो गठबंधन है, जो पुराने जो चले आ रहे हैं समझौते, उन समझौतों को एक और हवा मिलेगी। जो सुदर्शन जिस तरीके से हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले, जो पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए हम पर, और उसको हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सैन्य तकनीक है, उस तकनीक को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए हैं हम लोग। और जो एक ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है, उसके बाद जिस तरीके से जो सुदर्शन जो एक उपकरण था, उस उपकरण को और ज़्यादा अत्याधुनिक बनाने की दिशा में रूस के साथ लगातार बातचीत चल रही है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर भारत एक महाशक्ति बनने की तरफ हम अग्रसर हैं। और दुनिया आज इस दिशा को देख रही है, आज इस व्यवस्था को देख रही है कि किस तरीके से भारत अपने आसपास जो देश हैं उन देशों को किस तरीके से उसका व्यवहार है। और ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते कहीं ना कहीं देश को कहीं ना कहीं महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों के आसपास मुझे लगता है कि आज सारी दुनिया सिमटती हुई दिखेगी। बिल्कुल आऊंगी आपके पास वापस। और राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, आज 2 जिलों के दौरे पर भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और क्या बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश की रहने वाली। बिल्कुल, भारतीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर में एटा पहुंचेंगे, जहां पे वो करोड़ों की लागत से सीमेंट कारखाने का उद्घाटन करेंगे। और ऐसी संभावना है कि सीमेंट कारखाने में लगभग 700 से 800 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को करने के बाद से अलीगढ़ जाएंगे, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 4थी शताब्दी है और उसमें शता जयंती पे वहाँ कार्यक्रम में शामिल होकर, चूँकि कल्याण सिंह वो कद्दावर नेता थे जो राम जन्मभूमि की जब बात आई थी और जिस तरह से जो विवादित ढांचा था उसको जब तोड़ा गया था, तो उन्होंने कहा था 1 नहीं 10 बार मुख्यमंत्री का पद कुर्बान है और राम मंदिर बनना चाहिए। मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं है, न कोई खेद है कि ढांचा टूट गया। तो एक तरह से लोध जो वोटर हैं उनको खींचने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया ही जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय राजनीति में कल्याण सिंह का जो कद था वो सम्मान भी आज जयंती के दिन भी देखने को मिलेगा, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही उसमें शामिल होंगे। चूँकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक पीठ के खुद ही गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो इसलिए ये महत्व और बढ़ जाता है। वहीं हम बात करें प्रमुख खबरों की, जिस तरह से खाद को लेकर कालाबाजारी की बातें सामने आई थी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरकार पर अटैक किया था कि इस सरकार ने दावा किया था किसानों की आय दोगुनी करने की, लेकिन यहाँ पे लाठियाँ मिल रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव को जवाब दिया था कि अखिलेश यादव की सरकार में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, लेकिन हमारी सरकार में किसानों का हित रखा जा रहा है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। इसके अलावा खाद की कहीं कोई किल्लत नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिला कि 3 जो जिला कृषि अधिकारी थे, बलरामपुर, श्रावस्ती, उन 3 जिलों के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं से खाद की जो किल्लत देख रही थी उसमें कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत जरूर दिख रही थी। और ऐसी जानकारी भी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं से ये कालाबाजारी जो खाद का चल रहा है वो नेपाल के तरफ जा रहा है। तो कृषि विभाग अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और
ये घटना और देखने को मिली है भारतीय की रायबरेली में कृषि विभाग के ही कुछ अधिकारी अपने गाड़ियों में खाद की बोरियां लाते हुए देखे गए। हालांकि जब कैमरा सामने आया तो जल्दी जल्दी बोरियों को उतारने लगे। तो इसका अंदेशा भी है कि कहीं न कहीं से कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत से ही कहीं कहीं गोंडा की बात कर लें या बलरामपुर की बात कर लें या श्रावस्ती की बात कर लें, जो भी नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपद थे जहाँ पे खाद की किल्लत दिखाई दी, तो इन कृषि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ही इस तरह की बातें सामने आई। वहीं हम रोजगार की बात कर लें तो फिर से रोजगार मेले का आयोजन योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जहां पे कई हजार रोजगार सृजन की बातें सामने आ रही हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं एलडीए की बात कर लें तो एलडीए तमाम ऐसे जो भूखंड थे जहां पे विवाद था उसको सुधारने का काम एलडीए की तरफ से किया जाएगा। वहीं आवारा कुत्तों की चर्चा इस समय बहुत है, तो सड़क पे जो आवारा कुत्ते हैं, दो घटनाएं यहाँ लखनऊ में भी देखने को मिली हैं कि एक कुत्ता तो एक बच्चे की गर्दन पकड़कर इतनी दूर तक घसीटता रहा, उसके गले में 18 कांटे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो कोर्ट का निर्णय आया है कि इन कुत्तों को दूर शहरों से दूर बसाया जाए, उनके लिए अलग से रैन बसेरे बनाकर व्यवस्था की जाए, उस पर कहीं ना कहीं अब लोगों को सोचना होगा, क्योंकि ऐसी कोई शायद ही कॉलोनी दिखती है, ऐसा कोई कस्बा दिखता है जहां इन आवारा कुत्तों का आतंक देखने को नहीं मिलता है। वहीं राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं जल्दी ही, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए पाठशाला के नाम पे गाँव में दूर दूर तक जो भी बूथ लेवल की तैयारी है उसमें जुटी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात करें, जो इनका संगठनात्मक मजबूती है, वो अपने बूथ लेवल की तैयारियों में, हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि 24/7 365 डेज ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और इनकी चुनावी तैयारियां इंटरनल चलती रहती हैं, इंटरनल सर्वे चलते रहते हैं, और यही कारण है कि 2014 के बाद से लगातार इनको जीत भी मिलती रही। तो एक तरह से राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, सपा की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन सभी पंचायत चुनाव को साधने का भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया। राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। अजहर, आपका रुख करते हुए जम्मू कश्मीर की अगर बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़े अपडेट्स आपके पास? देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले आज सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब जो सांबा के टेटवाल इलाके में एक जो मुसाफिर गाड़ी जो कि यूपी अमरोहा से आ रही थी और जिनको माता वैष्णो देवी जाना था, तो ये यहाँ पे इनका एक्सीडेंट होता है। दरअसल ये गाड़ी जब 3 बजे के करीब टेटवाल सांबा में पहुंचती है तो वहां से ये ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होके जो पुल से नीचे गिरती है और इसमें तकरीबन 70 मुसाफिर जो सवार थे, जिनमें से 40 के करीब जो है जख्मी हो गए हैं। हालांकि उनको आनंद फानन ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ साइंस विजयपुर पहुंचाया गया और कुछ एक व्यक्तियों को वहां से जो गंभीर रूप से घायल थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा भी पहुंचाया गया। और अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तकरीबन 8 के करीब जो व्यक्ति है जिनको एम्स में भर्ती किया गया और इस पूरे घटना में एक की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। और ये जो गाड़ी थी, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, अमरोहा यूपी से आ रही थी, उत्तर प्रदेश से आ रही थी और जिनको माता वैष्णो देवी तक जाना था, और सुबह के तकरीबन 3 बजे के करीब ये हादसा जो है पेश आया है। दूसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से एक जो बड़ा बयान जो है, या यूं कहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी की गई है सीबीआई को कि दरअसल जो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा इलाके में एक व्यक्ति और इसके साथ में जो इसकी बीवी थी, इसको जो है जीआईसी में इसको वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे और वहां पे इसने फिर नोटिफिकेशन जो है, एक एप्लीकेशन दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उसके साथ जो है गलत व्यवहार हुआ है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की। और आज सुबह जब सीबीआई ने ये नोटिफिकेशन हासिल की तो उसके बाद में 6 ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें डीएसपी समेत जो है सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है, वो भी इसमें शामिल है। 6 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया गया और इसके साथ साथ 2 सिविलियन को भी अरेस्ट किया गया। और ये बताता चलूँ कि ये जो व्यक्ति है, इसकी जो मिसेज है, यानी इसकी जो बीवी है, तकरीबन 6 रोज तक जो जीआईसी जो इंट्रोगेशन सेंटर में वो भी इसमें शामिल है। और जो ये व्यक्ति है, इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं इन ऑफिशियल्स के क्योंकि इन्होंने जो इंट्रोगेशन के दौरान इनके साथ काफ़ी कुछ जो है बर्ताव जो है गलत बर्ताव किया है। और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो मेडिकल रिपोर्ट में साफ और स्पष्ट हुआ कि वाकई तौर पे इस व्यक्ति के साथ में जो है वहाँ पे जुल्म हुआ है, और जिसकी बुनियाद पे फिर नोटिफिकेशन
अजहर, आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, आपसे वापस संपर्क करेंगे। और राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। अगर विदेश की बड़ी खबरों की, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन जो कि 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है दौरा करने वाले हैं चीन का, काफ़ी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। क्या आप सोचते हैं? देखिए, भारतीय स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से हम लोग पहले बात कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो इस समय बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया हमें एक बाजार के तौर पर देख रही है। इसलिए अगर हम देख सकते हैं तो उदाहरण के तौर पे यदि मैं बताऊं, क्योंकि मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये इस समय उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी है, नोएडा है। सैमसंग का सबसे बड़ा मतलब पूरे एशिया का सैमसंग जो कंपनी है उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहीं पे लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। तमाम जो बड़ी इकाइयां हैं वो इकाइयां यहाँ संचालित हो रही है। होंडा सील जैसी कंपनियां यहाँ कार बनाने का काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो ये जो इलाका है, ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो लाखों लोगों को रोज़गार देता है और तमाम ऐसे यहाँ पे उद्योगपति रहते हैं कि जिनका चीन से लगातार संपर्क रहता है, अमेरिका से लगातार संपर्क रहता है, जापान से लगातार संपर्क होता है। आयात निर्यात की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ नोएडा से संचालित होती है। उसके अलावा ऐसे ही तमाम जो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो स्पष्ट तौर पे है कि जियो और जीने दो के नीति पे हम लोग चलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर इस बात का इस्तकबाल भी करते रहे हैं और जहाँ कहीं आवश्यकता होती है किसी देश को तो स्वाभाविक तौर पर हम उसके साथ खड़े होते हैं। इस बात को अमेरिका को समझना होगा। अमेरिका ने जिस तरीके से 2 टैरिफ लगाए, 25% का पहले टैरिफ लगाया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद के अंदर एक बयान दिया गया और उसके अगले ही दिन उन्होंने फिर 25% का टैरिफ और ठोकने का प्रयास किया। तो उसको लेकर पूरी दुनिया में एक माहौल ये गया है कि अमेरिका के साथ शायद व्यापार करना जो है वो अब सुरक्षित नहीं है। जब उस देश का प्रथम नागरिक, उस देश के जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके का आचरण अगर किसी देश के साथ करता है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हिलती है। और ये पूरा जो वहाँ के राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, क्योंकि किसी भी देश में अगर कोई एक व्यक्ति सत्ता में है तो विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष ने इसमें दबाव बनाया और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं और ये समझाने का प्रयास किया कि यदि आपका रवैया ऐसा ही रहा तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में चीन के साथ अच्छे रिश्ते होंगे भारत के और चीन कहीं ना कहीं अमेरिका से ज़्यादा मजबूत होगा, सक्षम होगा, सबल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हैं और इस बात का आकलन कहीं ना कहीं चीन ने भी किया है। इसीलिए चीन ने अपने एक जिम्मेदार नेता को भेजा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके एसओसी के जो आज वो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पे आमंत्रित किया। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जो आबादी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से हमने अपना जो सशक्तिकरण है वो पूरी दुनिया को दिखाया, उसमें एक बात तो जरूर स्पष्ट तौर पर तय हो गई है कि अब चीन भी ये समझ चुका है कि अब हिंदुस्तान जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हर व्यक्ति को जियो और जीने दो की नीति पर चलना होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चीन के साथ भी हमारे बेहतर रिश्ते होंगे और अमेरिका ने जिस तरीके से ये टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ के बाद निश्चित तौर पर ट्रंप पर दबाव बनेगा और वहाँ अस्थिरता का माहौल जो है वो पैदा होगा। बिल्कुल, एससीओ समिट पर सबकी नजरें हैं। राजकुमार, आपके पास वापस लौटूंगी, टाइम बहुत कम है मेरे पास। अजहर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैं सीबीआई की बात कर रहा था और सीबीआई की जानिब से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक निर्देश मिला है कि एक तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये इन्वेस्टिगेशन जो है 10 नवंबर 2025 तक अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे और इसके दौरान जो है 6 अभी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक राहत ये कि 50 लाख का जो कंपनसेशन है इस व्यक्ति को दिया गया है। तो फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके से मैंने कहा कि 6 ऑफिशियल्स को फिलहाल अरेस्ट किया गया और जिनमें 2 सिविलियन भी शामिल है। अगर हम तीसरी खबर की ओर बात करें, जिस तरीके से लगातार किसानों या पर्टिकुलरली जो कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स को काफी शिकायतें मासूल हो रही थी कि जब भी वो अपना फ्रूट बाहर भेजने की कोशिश करते हैं कि जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वो अक्सर बेशतर बंद रहता था या मगर रोड के थ्रू जब ट्रक्स के थ्रू जब ये फ्रूट भेजा जाता था, जब तक ये मंडियों में पहुंच जाता इसमें काफी समय लग जाता था और ये जब तक मंडी में पहुंच जाता तब तक ये जो फ्रूट होता है काफी खराब हो जाता है, जिसके वजह से जो किसान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सेंटर की जानिब से या यूं कहेंगे हम सेंट्रल बोर्ड रेलवे बोर्ड की जानिब से एक बड़ी राहत और बड़ी सांस वो इस लिहाज से कि
अब से यानी GPPRS जो कार्गो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। और ये अभी फ्रूट का सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ये सौगात जो है किसानों के लिए, और कहीं ना कहीं इस ट्रेन के हवाले से किसान और पर्टिकुलरली जो फ्रूट ग्रोवर्स है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली के आदर्श नगर से होते हुए कश्मीर के बडगाम तक चलेगी, और ये रोज़ाना जो डेली बेसिस पे चलेगी। फिलहाल जो बोर्ड की जानिब से, रेलवे बोर्ड की जानिब से कहा गया कि इसको 1 साल के लिए ट्रायल पे चलाया जाएगा। और इस फैसले को लेके चूंकि बारहा डिमांड कर रहे थे, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स थे, फ्रूट इंडस्ट्रीज थे, जितने भी वाबस्ता लोग थे, उनकी यही डिमांड थी कि इसको जो है आने वाले ठीक समय है में चलाया सर, जाए। आपके पास वापस लौटूंगी। और राजकुमार, देखिए लगातार बातें हम कर रहे थे और तमाम सारी चर्चाएं जो हैं वो हमने की, और इसी के साथ साथ तमाम बड़ी खबरों से आप सभी ने रूबरू कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।